अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल समा ने फ़ौज के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के एक बयान नशर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत सालाना बुनियाद पर सैलाब की वजह से होने वाली तबाहकारियों और नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी उसका मुतहम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी और रेस्क्यू के कामों का जायज़ा लिया और कहा कि आवाम को मुतासरा इलाकों में जल्दी और मौसर इमदाद पहुँचानी जानी चाहिए। और इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर ने अच्छी हुक्मरानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया कि शहरी मराकज़ और इंतज़ामिया के माबैन बेहतर हम आहंगी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द अज जल्द बेहतरी की अहमियत पर भी आसिम मुनीर ने ज़ोर दिया। ये वो बयान है जो कि मुख्तलिफ समा टीवी में आया और उसके बाद एक दो दिन के बाद ही आपके कामरान खान साहब बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना 3 सितंबर 2023 का एक ट्वीट दोबारा ट्वीट किया और ये था 3 सितंबर 2023 का, और उसमें अहवाल था उस वक्त के फ़ौज के सरबराह यानी आसिम मुनीर का कि एक 100 के करीब ताजरों, इंडस्ट्रियलिस्ट और सरमाकारों के साथ। और इस ट्वीट में कामरान खान ने ये कहा था, उसका तर्जुमा मैं बयान कर देता हूँ कि गुज़श्ते 24 घंटों की पेशरफ्त ने वाज़ेह कर दिया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की मुआशी बका की जंग की क़यादत फ्रंट लाइन से करेंगे, यानी सामने आके खेलेंगे। कराची और लाहौर यानी मुल्क के आम तजारती मराकज़ के तकरीबन 100 बड़े ताजरों से मुलाकातों के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने सख्त मगर फ़ैसला कुन लहजा इख्तियार करते हुए एक बड़े और जामे मुआशी इस्लाहाती मंसूबे के नफाज के अज़्म का इजहार किया। उसमें चीदा नुकात जो कामरान खान ने अपने ट्वीट में लिखे वो ये था कि ईरानी तेल की स्मगलिंग समेत हर किस्म की स्मगलिंग का मुकम्मल ख़ात्मा, टैक्स निज़ाम में नॉन फाइलर्स के कल्चर का ख़ात्मा, रिटेल जैसे नॉन टैक्स सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल करना, सरकारी खसारे में चलने वाले इदारों की अगले 6 माह में निजकारी की भरपूर हौसला अफजाई, सरकारी इदारों में फौरी इस्लाहात का नफाज, वो मालूम नहीं वो कौन सी इस्लाहात थीं, और डॉलराइजेशन यानी मुल्क की मईशत में गैर ज़रूरी हद तक डॉलर के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ रियासती ताकत का इस्तेमाल। कामरान खान के ट्वीट के मुताबिक जो कि जिसकी बुनियाद थी वो मीटिंग जो कि जनरल आसिम मुनीर ने उन्हीं दिनों सितंबर के बिल्कुल शुरू में 2023 में की थी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट सरमाकारों के साथ। तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर ने ख़ास तौर पर इस बात पर ज़ोर दिया कि सिंध में सिस्टम से जुड़ी सरकारी करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और वो इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। उन्होंने ये तवक्को भी ज़ाहिर की कि आज़ाद अदलिया इस मुआशी बहाली के मिशन में रियासत का साथ देगी। अब ये था जनाब 3 सितंबर 2023 का एक बयान जो था, जिसकी बुनियाद थी जनरल आसिम मुनीर की सरमाकारों के साथ और बिजनेसमैन के साथ मुलाकातें, और उसमें उन्होंने बड़े एक इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया कि वो आने वाले महीनों और सालों में पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। अब मालूम नहीं कि कामरान खान ने ये ट्वीट दोबारा ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों महसूस की। शायद उन्होंने भी समा टीवी पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये बयान सुना हो या देखा हो, जिसमें उन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से और शहरी इलाकों और देही इलाकों और सैलाब से मुतासर इलाकों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द बहाली का ऐलान किया। तो उसमें शायद बहुत सारी बातें हैं जो कि उनके पेश नज़र होंगी जब उन्होंने ये सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरा किया और उसके बाद उन्होंने ये बयान भी दिया। शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जहन में ये था कि जब पंजाब की तरफ सैलाब बढ़ रहा था तो उस वक्त की बल्कि आज भी हैं वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़, वो जापान के दौरे पे थी, अपने एक एयरफोर्स 1 तैयारा लेके गई हुई थी और पूरी अपनी एक टीम थी 30-35 लोगों की, वो जापान के दौरे पे थी। अब यहाँ जब सैलाब ज़ोरों पे था वस्ती पाकिस्तान में, तो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म और हमारी फ़ौज के सरबराह और हमारे नायब वज़ीर आज़म ये सब लोग तियानजिन में थे
तियानजिन और बीजिंग यानी चीन में थे बुनियादी तौर पे कई दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बाद में फिर एक मिलिट्री परेड होनी थी बीजिंग में। और उसके बाद अब हमारे सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी चीन पहुँचे हैं। कोई 10 रोज़ा सरकारी दौरे पे कहा गया है कि वो चीन की दावत पे पहुँचे, लेकिन उन्होंने लैंड किए चेंगडू में, जो कि बीजिंग से कोई 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। बीजिंग नहीं पहुँचे, मालूम नहीं क्यों नहीं। उनका इस्तकबाल भी वहाँ के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं सोन बेडोंग, जो कि यहाँ पाकिस्तान में सफ़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और ये आप देख रहे हैं कि उनकी अब कोई मुलाकात भी हुई है। और इन मुलाकातों में जो एजेंडा सरकारी ऐलान आया है उसके मुताबिक सदर ममलिकत चीन के दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़े और दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ़ जहतों पे बातचीत करेंगे। और ये महज इत्तेफाक है कि एक ऐसे वक्त में जबकि सैलाब का रुख इस वक्त सिंध की तरफ है, यानी वो बल्कि सैलाब की जद में है सूबा सिंध और दरिया सिंध के आसपास के इलाके। हमारे सदर 10 रोज़ा दौरे पर, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, तो वो अब चीन के 10 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं। और इससे हमें याद आ गई कि सन 2010 में जुलाई के आखिर में जब सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने के बाद तो पंजाब की तरफ बढ़ रहा था, तो उस वक्त हमारे सदर, उस वक्त भी ये सदर थे, तो वो पेरिस पहुंचे हुए थे। वहाँ पे इनकी एक जायदाद है, बहुत बड़ा महल है, उसके मुआयने के लिए ये पहुँचे हुए थे। कुछ 1-2 जगह पे तस्वीरें भी उसकी छपी थीं। और गुड गवर्नेंस के हवाले से मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब एक बच्चे को, बहुत लागर सा बच्चा है, कोई सैलाब ज़दा इलाकों का किसी कैंप का वो दौरा कर रही हैं। तो पहले तो उन्होंने मिनरल वाटर की बॉटल खोली, उसमें से पानी पिलाया उसको, और उसके बाद पीछे उनकी कोई एक असिस्टेंट है, उन्होंने हाथ में एक बहुत बड़ा सेब पकड़ा हुआ है और सेब मरीम नवाज़ को उन्होंने हाथ में दिया। और साथ ही वो मरीम नवाज़ साहिबा बच्चे को दिखा रही हैं कि सेब आपने खाना है। अमलन हमने सुना नहीं, लेकिन ज़ाहिर यही हो रहा है कि वो कह रही हैं कि आपने सेब खाना है। तो एक ऐसा बच्चा जिसकी मुश्किल से शायद 2 साल की उम्र, 1.5 साल का 2 साल का होगा, उसके मुंह में अभी दांत भी नहीं आए होंगे पूरे, और जो कि लग रहा है कि लागर सा है, भूख ज़दा है, कम खुराकी का शिकार है, और उसको आप मिनरल वाटर, चले पानी तो ठीक है आपने पिला लिया, गोद में उठाया हुआ है, लेकिन साथ में उसको सेब दिखा रही हैं। उस बच्चे ने तो कभी ज़िंदगी में न तो सेब की शक्ल देखी होगी, ना ही वो सेब खाने की पोजीशन में है। तो जिस किसी ने भी ये मशवरा दिया चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को कि आप ये ज़रा सेब खिलाएं ताकि आपकी तस्वीर अच्छी बन जाए, बहुत ही शायद वो जहन से, दिमाग से वो फारिग बंदा था या बंदी थी जिन्होंने ये मशवरा दिया, क्योंकि 1.5-2 साल का बच्चा कभी इस तरह इतना बड़ा सेब ना खा सकता है, उसके दांत ही नहीं होते, और ना ही शायद इतनी गुर्बत में पलने वाले सैलाब ज़दा इलाकों में उन्होंने कभी इस कम अज़ कम इस उम्र में सेब की शक्ल भी देखी हो। तो उसमें इन तमाम बातों का जो याद आई, ये कामरान ख़ान साहब का ट्वीट पढ़ के, कि गवर्नेंस, हुकूमत साजी, इंसाफ और रिकन्स्ट्रक्शन, इसके हवाले से जितने भी ये दावे हैं, जितने भी बयानात आते हैं, ये तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। जो बातें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सितंबर 2023 में की ताजरों के साथ, वही बातें जनरल बाजवा ने ताजरों के साथ 2 बड़ी मुलाकातों में, GHQ में, बाद में एक और बड़ी मुलाकात कराची में और फिर लाहौर में, यही बातें उन्होंने की कि टैक्स चोरी नहीं किया जाना चाहिए, वक्त पे आप टैक्स दें, हुकूमत का साथ दें, टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात होंगी। लेकिन जब इमरान खान के ज़माने में शब्बर ज़ैदी ने बतौर चेयरमैन FBR ये तजवीज़ पेश की कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगा दिया जाना चाहिए, तो उस वक्त जनरल बाजवा ने बकौल शब्बर ज़ैदी के ये कहा कि हमारे अफसरान रिटायर होते हैं तो उनके पास 2-2, 3-3 प्लॉट होते हैं, उसी की प्लॉट की मदद से वो फिर कारोबार शुरू कर देते हैं प्रॉपर्टी का, तो आप उस पर टैक्स ना लगाएं। तो उससे बुनियादी तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर बताया जाता है कि 35 से 40 अरब डॉलर उसकी मालियत है, लेकिन वो तमाम सेक्टर अमलन टैक्सेशन से मुबर्रा है, उस पर बराह रास्त इस किस्म का कोई टैक्स नहीं लग सकता जिस तरह टैक्स आम लोगों की तनख्वाहदार तबकों
پہ لگتا ہے، جس کی 1,00,000 سے 1,25,00,000 سے زیادہ آمدنی ہو اس پہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے، گھر کا جو کرایہ ملتا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں جس میں کروڑوں کے سودے ہوتے ہیں، وہاں پہ جنرل باجوہ نے کہا کہ جی چھوٹی سی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس پہ آپ ٹیکس نہ لگائیں. تو بات یہ ہے کہ گڈ گورننس صرف اسی وقت ممکن ہوتی ہے، حکومت کو ٹیکس صرف اسی وقت ملتے ہیں جب یہ بلا امتیاز تمام طبقوں پہ ٹیکس لگایا جائے، بلا امتیاز ہر جو خاص بندہ ہے یا عام بندہ ہے اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے، اور قانون کا مکمل طور پہ احترام کیا جائے، قانون مکمل طور پہ سب پہ برابر اس کا اطلاق ہو. تو گڈ گورننس اس وقت ممکن ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کل کے ولن ہوں وہ آج کے ہیرو بن جائیں. یعنی ایک ہیں صدر مملکت اور ایک ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف. آپ کو معلوم ہے کہ صدر آصف زرداری کیا کہا کرتے تھے جب وہ صدر تھے پہلی مرتبہ کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اشارہ ان کا GHQ کی طرف تھا. شہباز شریف کے خلاف تو مقدمے دائر ہونے تھے، TT کے حوالے سے 2 مقدمے تھے 40 ارب روپے مالیت کے، اور جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا. تو یہ جو کل کے ولن آج کے ہیرو، اور جو آج کے ہیرو تھے ان کو آپ نے کل کا ولن بنا دیا یا کل ولن بنا دیں گے، یہ بھی گڈ گورننس کے خلاف ایک روش ہے. تو جن لوگوں کی مدد سے کل کے ولن آج کے ہیرو بن جاتے ہیں، جن پالیسیوں کی وجہ سے، ان پالیسیوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اس وقت تک یہ دعوے، یہ گڈ گورننس کی، انصاف کی باتیں، ٹیکس نظام میں بہتری، اصلاحات کی باتیں، یہ ساری محض ایک لیکچرز ہی معلوم ہوں گی جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ.